जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्लास 10th का संसाधन एवं विकास अध्याय जो ज्योग्राफी बुक का है उसको विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। तो जितने भी लोग क्लास 10th के हैं वो सब वीडियो को गौर से देखिए, और जितने भी लोग सरकारी नौकरी के हैं उनके लिए भी यह वीडियो फ़ायदेमंद होगा। तो सबसे पहले यह देखें कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन का अगर ऐसे परिभाषा दीजिएगा तो यह होता है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वो सभी चीज़ जो पदार्थ के रूप में है वो सभी संसाधन कहलाते हैं। तो यह संसाधन बनने के लिए सबसे पहले मनुष्य के बीच से या मानव के बीच से इसको गुजरना पड़ता है। तो संसाधन में भी अगर आप देखिएगा तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है जो वो है मानव। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी बुक क्या कहता है संसाधन के विषय में। तो यह कहता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और उसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अतः इसको देखिएगा कि कोई भी चीज़ को संसाधन बनाने में सबसे पहले आर्थिक यानी पैसे का तो जरूर आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी, इसका मतलब है कि कोई भी फैक्ट्री या फिर कोई मशीन से होकर उस वस्तु को जरूर गुजरना होगा, और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। आगे देखें तो बोल रहा है कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ये समझता है कि संसाधन जो हमें मिल रहा है ये प्रकृति का उपहार है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब तक संसाधन में मानवीय क्रियाओं का परिणाम नहीं होगा वो हम लोग उपयोग करने योग्य नहीं है। जैसे आप को ऐसे बताएं कि मान लीजिए कोई भी खदान से लोहा निकलता है, तो उसका उपयोग हम लोग ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। फैक्ट्री में जाएगा, वो उसको गलाएगा, फिर उससे उसको ढांचा में दे के उसको अलग अलग आकार में डालेगा, फिर कोई रॉड बनाएगा, कोई दरवाज़ा बनेगा, तो कोई कुछ भी अलग अलग प्रकार के बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले मानव के हाथों में उसको मानव के हाथों से वो पार होना जरूरी है उसको। तो देखें तो ये पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें उपयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार के हैं। देखें, इसका वर्गीकरण को 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, जिस चीज़ का उत्पत्ति होता है पर्यावरण में, तो उसमें है जैव और अजैव। फिर है समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष, ये सब आते हैं। आप लोग को याद करना होगा ऐसा कि संसाधनों का वर्गीकरण किन किन चीज़ों से किया है। तो किन किन चीज़ों से किया है? तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। आगे अगर हम देखें तो चलिए देखते हैं संसाधनों का विकास। तो कैसे हुआ है संसाधन का विकास? तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। फलस्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। तो क्या क्या है समस्या? कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधन का ह्रास हो रहा है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्से संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अथवा अमीर और गरीब में बंट गए हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जिससे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हैं। तो इससे यह देखा जाता है कि किसी किसी जगह पे अगर देखिएगा तो बहुत सारा संसाधन पाया जाता है, तो किसी जगह पे कुछ भी नहीं। और अगर व्यक्ति के हाथ में ही देखिएगा तो किसी किसी के पास बहुत सारा संसाधन है जिसका वो उपयोग करता है या फिर वो गलत तरह से उसका दोहन करता है। और आप किसी किसी व्यक्ति के पास देखिएगा कि उसके पास उपयोग करने के लिए कुछ भी संसाधन नहीं है।
यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, आप इसे एक बार पढ़ लें इसको रोक के। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। कहा है कि कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर है, इसका हमारी जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग ज़रा सोचिए कि जितने भी पेट्रोल हैं या फिर तेल ईंधन सब हैं जो तेल के रूप में उपयोग करते हैं, वो सब अगर एक दिन खत्म हो जाएगा तो हमारे जीवन पे क्या संकट होगा। फिर दूसरा कहता है कि घरेलू और कृषि संबंधित अवशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें। लोगों से प्रश्न पूछें। क्या पहला है क उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वे क्या सोचते हैं। अवशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में क्या विचार है। अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। तो आप लोग से अगर होगा तो ये सब आप कीजिएगा तो आप लोग के लिए फ़ायदा होगा, आपको और सोचने के लिए आपका दिमाग और विकसित होगा। तो और आगे देखें तो बोल रहा है कि मानव की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषीय विकास क्या है, इसको ऐसे एक बार देखें तो कहता है कि सतत विकासीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। इसका मतलब यह है कि हम लोग इतना ही ज़्यादा अभी जो हम लोग को संसाधन मिला है उसका दोहन नहीं कर लें कि भविष्य में कुछ आने वाले लोगों के लिए संसाधन का उपयोग करने के लिए संसाधन रहे ही ना। विश्व स्तर पर एक सम्मेलन बनाए गए थे इसी संसाधन को सही ढंग से उपयोग करने के लिए और बचाने के लिए, तो था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो 1992 में रियो डी जेनेरी पृथ्वी सम्मेलन किया गया था जो जून 1992 में इसमें लगभग 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था और ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो डी सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषीय विकास के लिए एजेंडा 21 को प्रदान किया गया। एजेंडा 21 को अब देखें तो यह बोलता है कि यह एक घोषणा पत्र है जिसे वर्ष 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृति किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है। इसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित उम्मीदवारों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीब और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। अगर कभी कभी एक दो शब्द इधर उधर हो जाए तो उसको आप लोग क्षमा करें और आप लोग हो सके तो आप लोग मेरे बोलने के साथ साथ आप लोग स्क्रीन पे लिखा हुआ चीज़ को पढ़ते जाएं। तो चलिए आगे चलते हैं। क्या है संसाधन नियोजन। अब देखते हैं कि संसाधन को कैसे बचाया जाए। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसीलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधन की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और
भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर भी हैं और कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरणतः झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधन की बहुलता है लेकिन जल संसाधनों की कमी। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विस्तार का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिज की कमी है। इसीलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन को अगर देखें तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। क्या क्या है तो क नंबर में दिया गया, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना है। देखना है पहले कि देश के किस किस भागों में क्या क्या संसाधन उपलब्ध है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना। दूसरा है संसाधन विकास योजना लागू करना और लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और स्थानगत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास तैयार करना और राष्ट्रीय योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब से कब तक था और किस प्रधानमंत्री ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को शुरू किया था। तो बोल रहा है कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ प्रदेश भी हैं जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति में होने का क्या कारण है? अगर आप लोग को पता हो कि कौन कौन देश ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी संसाधन नहीं है लेकिन फिर भी वो लोग आर्थिक रूप से बहुत धनी हैं और ऐसे भी देश के नाम बताएं जिनके पास संसाधन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। आप लोग यह चीज़ करने का प्रयास कीजिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। उपनिवेशों का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशकारी देश से बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। आप लोग जानते हैं कि कई साल पहले अंग्रेज हमारे देश में आके हमारे देश से बहुत सारे संसाधनों को अपने देश लेके गया और वहाँ प्रौद्योगिकी के सहारे उसे विनिर्माण करके और पुनः हमारे देश में अधिक दाम पे हम लोगों को बेचने लगा। तो ऐसे भी बहुत सारे इतिहास में देखने को मिले हैं और आज भी हल्का बहुत होता है। जहां वह उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं, उपनिवेश के विभिन्न चरण में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधन की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं
था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान था। तभी हमारे देश के पास प्रौद्योगिकी का अभाव था और मानव संसाधन की गुणवत्ता का भी अभाव था, जिसके कारण हम लोग संसाधन का उपयोग बेहतर ढंग से नहीं कर सके। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग के पास प्रौद्योगिकी भी है और मानव संसाधन की गुणवत्ता भी एक से एक है। तो आज हम लोग आत्मनिर्भर बनने की ओर चल पड़े हैं। संसाधन का संरक्षण। संसाधन किसी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। गांधी जी का यह विचार था। आप लोग बताइए कि यह विचार से कौन कौन सहमत है। गांधी जी के अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ये अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इनके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी मशीनों सबके खिलाफ थे। उनका मानना था कि एक मशीन 10 व्यक्ति का काम कर रहा है, तो इसके जगह पे 10 व्यक्ति को रोजगार मिलना जरूरी है, ना कि एक मशीन काम करे। यहाँ पे कुछ दिया है, देखिए क्या लिखा है। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत तरीकों से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेश सर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर पुनरावृत्ति की है। 1887 में ब्रुंडलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण का वकालत की। यह रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक के पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। आगे अगर देखें भू संसाधन, आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का हम उपयोग इस पृथ्वी पे ही करते हैं। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो पृथ्वी बहुत आगे आते हैं संसाधनों के मामले में। तो देखें भू संसाधन क्या है। तो हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि पूरा पृथ्वी पे मात्र 29% ही भूमि है, 71% जल है। और अगर भारत में ही देखें तो भारत में कुल विश्व का 2.4% एरिया आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2.4 एरिया में पूरा विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वास करता है। तो हम लोगों को कितना संभल के इस संसाधन का उपयोग करना होगा। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं, जहाँ लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है।
पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत हैं। वे कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है। सॉरी, गलती कहीं कहीं हो जाता है तो आप लोग हमें क्षमा करें। आगे देखें। और पारिस्थितिक के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवाश्म और वनों का अपार संचय कोष है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि मैदान, पर्वत और पठार हैं। तो देख सकते हैं मैदान में दिया गया है 43% और पर्वत में दिया है 30% और पठार में 27% है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें कि हमारे देश का कितना कितना परसेंट क्या क्या है। कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, 1-2 नंबर में तो जरूर पूछा ही जाता है। भू उपयोग देखते हैं, भूमि का हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले भूमि का उपयोग तो वन, सबसे पहला है वन। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसा भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, उसमें बंजर तथा कृषि योग्य भूमि है। फिर ब में है गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। फिर देखते हैं प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि। इसमें आता है अस्थायी चारागाह और अन्य गोचर, ऐसा मैदान जिसमें घास खाने वाले जीव उसमें आसानी से उसको चर के अपना से पेट भर सकते हैं। और दूसरा है विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। फिर आता है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 से अधिक वर्षों में खेती नहीं किया जा सकता। तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कृषि योग्य बंजर भूमि किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि जिस खेत में 5 साल से अधिक हो गया है और वहाँ कोई भी खेती नहीं हुआ है तो वह भूमि कृषि योग्य बंजर भूमि है। चौथा देखते हैं प्रति भूमि। वर्तमान प्रति भूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना किया जाए। एक कृषि वर्ष बराबर क्या होता है आप लोग को पता है? नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक कृषि वर्ष कहलाता है 1 जुलाई से 30 जून तक का समय को एक कृषि वर्ष कहते हैं। ये कृषि वर्ष और भी आएगा तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरा है इसी में, तो वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रतिभूमि जहाँ 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती ना की गई हो। 5वां आता है शुद्ध यानी निवल बोया गया क्षेत्र। वह क्षेत्र जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है वह शुद्ध यानी निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र जो शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह संकर कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो संकर कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। आप इसे ध्यान से एक बार देख लें। आगे बढ़ें। आगे ये चार्ट बनाया है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन रंग का मतलब क्या क्या है, जैसे यहाँ लिखा है वन, बंजर तथा कृषि योग्य भूमि। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से समझ जाएं। आगे बढ़ते हैं। आगे भारत में भू उपयोग प्रारूप। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बाहर में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्र में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है।
आगे देखिए बोला गया है अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसका क्या परिणाम होंगे। तो वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इन भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए तो क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए तब भी भारत में कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र 10% से भी कम बोया जाता है। तो आप इससे भी आंकड़ा लगा सकते हैं कि संसाधन एक जैसे भारत में नहीं है। आगे देखें तो हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित हैं। 1952 में एक आयोग लाया था जिसमें यह बोला गया था कि देश में वनों को 33% लाना जरूरी है, लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग एक भाग भूमि बंजर और दूसरे गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि कहलाती है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय शामिल हैं। गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने और लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेंगे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है, जबकि 56% क्षेत्र जल अपरदित हैं और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अतिपशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों पर गहरी खाई और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अतिपशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलानकर्ता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा
बर्तन उद्योग में चूना, खड़िया मिट्टी और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में औद्योगिकी जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को समझने के कई तरीके हैं। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इनमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की सुरक्षा, मेखला पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिकी जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जन करके और जल और भूमि प्रदूषण को रोका जा सकता है। आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी कितना प्रदूषित होते हैं और वही प्रदूषित पानी आगे जाके नाले के द्वारा बड़े नदी में मिल के नदी का भी पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे नदी में रहने वाले जितने भी जीव हैं उन सबको भी उससे प्रभावित होते हैं और वह सब जीव का भी जीवन संकट में आ जाता है। और अगर धरती पे वो पानी को गिरा दिया जाए तो धरती भी उस जगह पे अनाज पैदा नहीं कर सकेगी या फिर वो धरती बंजर हो जाएगी। अतः जितने भी फैक्ट्रियों सबको फैक्ट्री से गंदे पानी निकलते हैं तो उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। और यह चैप्टर बहुत बड़ा है, इसीलिए इस चैप्टर को 2 भाग में मैंने बांटा है और आगे चैप्टर को अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा हो। मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो में बहुत सारे मिस्टेक किए हैं, तो अभी मेरा ये शुरुआत का वीडियो है, तो आप लोग जानते हैं कि शुरू का काम कैसा होता है। तो आप लोगों का अगर साथ होगा तो मैं अपने वाणी को ज़रूर सुधारूंगा जिससे कोई भी चीज़ गलत ना हो। और इसे मैंने 2 भागों में बांट दिया है, तो आधा भाग आज मैंने पढ़ा दिया। कल की क्लास में मैं भारत की मिट्टी के विषय में पढ़ाऊँगा और उसके विषय में विस्तार से बताऊँगा कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी होती है और किस मिट्टी में कैसे फसल पाई जाती है। और मैं मैप के ज़रिए ये भी बताऊंगा कि भारत में किस राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और इसका विस्तार कहाँ तक है। तो फिलहाल आज के भर इतना ही, तब तक जय हिंद।